नमस्कार दोस्तों, शाश्वत मंच पर आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज रंग विमर्श एक मुलाकात में आज हम बातचीत करेंगे वरिष्ठ रंगकर्मी, अभिनेता, लेखक, निर्देशक राजेश कुमार जी से। थोड़ा-सा मैं उनके बारे में परिचय देती हूँ कि राजेश कुमार जी 11 जनवरी 1958 में जन्मे थे और पेशे से इलेक्ट्रिक इंजीनियर भी हैं और रंगकर्म के प्रति समर्पित हैं। और इसके अलावा जो रंगकर्म है उनका वो काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, चाहे हम अभिनेता के रूप में, चाहे निर्देशक के रूप में और चाहे लेखन के रूप में। तो चलिए सीधा उन्हीं से मुखातिब होते हैं और जानते हैं उनके बारे में। तो इसके लिए मंच पे उनका स्वागत करते हैं। सर, शाश्वत मंच पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार, नमस्कार। जी, जी। तो सर, चूँकि हुँ, आपने रंगकर्म के प्रति समर्पित भी हैं, तो मैं सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं, जो हमारे दर्शक भी जो जुड़ रहे हैं, उनको उनका बहुत-बहुत आभार, उनका वेलकम है हमारे मंच पर। और मैं सर जानना चाहूँगी कि रंगकर्म क्षेत्र में आपने एक लंबा काम भी किया है, काफ़ी अच्छा सफ़र भी रहा है आपका। हुँ। तो शुरुआत कैसे हुई सर? कैसे आप रंगमंच से जुड़े? अ, शुरुआत तो काफ़ी बहुत पहले जब मैं स्कूल में था, बल्कि वहीं से शुरुआत हुई। और स्कूल के दिनों में हमारे यहाँ, मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता था, आरा, बिहार के आरा में कैथोलिक हाई स्कूल। तो वहाँ पर हर सप्ताह एक कार्यक्रम होता था, साहित्य कला परिषद। तो उसमें हर एक शनिवार को बारी-बारी से जितने भी कक्षा के लोग हैं, उनको कुछ न कुछ प्रस्तुत करना पड़ता था। तो होता क्या था कि कभी किसी के जिम्मे कहानी पढ़ना होता था, कोई गाना सुनाना होता था। तो मैं बल्कि कहता भी था, मैं बड़ा संकोची रहा हूँ पहले के दिनों में। तो मैं कहता था कि कोई कविता वगैरह कोई हो, तो मैं कविता पाठ कर दूँगा, आसान होगा, पढ़ने में ज़्यादा कोई परेशानी। तो मैं उसी से निपटा लेता था, मुझे याद है। तो एक बार ऐसे हुआ कि मुझे बोलने का भी मौका स्कूल में, एक लेख प्रतियोगिता हुई थी, उसमें मेरा प्रथम पुरस्कार आया था, तो उन्होंने कहा कि आप इसके बारे में मंच पर बोलिएगा। तो मैं मंच पर बोलने के लिए गया था, मुझे याद है। जब मैं बोलने लगा, तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाया। थोड़ी देर के बाद मैं रुक सा गया, और मैं लौट आया वापस। तो मुझे लगा कि ये इस कला को भी जानना चाहिए। ये नंबर भले बहुत अच्छे आते हों, नंबर बहुत अच्छे आते थे। लेकिन इस कला को बोलने को, और दूसरे जो हमारे सीनियर थे या जूनियर को भी देखा है मैंने, वो बहुत अच्छे अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते थे। तो मुझे एक तरह से उनसे ईर्ष्या भी होती थी कि ये कला मुझे नहीं आती है। तो उन दिनों हमारे स्कूल में नाटक भी होता था। अक्सर जो है, तो एक सीनियर को मैंने देखा, इस स्कूल में नाटक हुआ था। तो मुझे भी लगा कि इस कला को काश मैं भी जानता। अच्छा, ये है कि नाटक के पहले मैं कुछ लिखता ज़रूर था, गद्य में, कविता का नहीं रहा। तो मुझे कहानी या उपन्यास लिखने की रुचि थी। और मैंने बचपन से ही 8वीं क्लास से ही मैं कहानी और उपन्यास कह सकते हैं, बृहद उपन्यास लिखने लिखने लगा था। अब कैसा लिखता था इसके बारे में ज़्यादा मुझे भान अब नहीं है, लेकिन है कि जो महसूस करता था वो मैं लिखता रहता था। उसके बाद हुआ क्या कि इंटर करने के बाद मेरी एक कहानी संपादक ने लौटा दी होगी। तो संपादक ने लौटा दी, तो वो कहानी भूल से आरा शहर के बहुत बड़े साहित्यकार मिथिलेश्वर के यहाँ चली गई। तो मिथिलेश्वर जी के पास जब आई, तो वो ढूँढते-ढूँढते हमारे घर पे आए। और उन्हें जब लगा कि मैं कहानी लिखता हूँ, तो उन्हें बहुत खुशी हुई, कही कि आइए आप लोग जुड़िए। तो उस वक़्त हमारे साथ जितने लोग थे साहित्य की रुचि वाले, सबको लेकर मैं मिथिलेश्वर जी के पास आया। और वहीं से हमने जो है, उनसे कहानी लिखने की जो कला होती है, वो पूरी तकनीक, बारीक, वो सब जानने की पूरी कोशिश। अच्छा, मैं जहाँ रहता था, एक कॉलोनी थी, तो कॉलोनी में हर वर्ष जो है नाटक भी हुआ करता था। तो एक बार उन्होंने कहा कि आप नाटक कराइए। तो मैं वहाँ फिर मैं वहाँ पर
एक हम लोगों ने मिलकर एक उन दिनों जस्ट समझ लीजिए कि हाई स्कूल पास किया था, तो एक नाटक किया था रोटी के टुकड़े। फिर उसके बाद उसका प्रभाव अच्छा पड़ा, हम लोग बहुत ज़्यादा वो हो गए कि शायद लोगों को अच्छा लगा होगा। तो जब कॉलेज में गए, वहाँ उस वक़्त जो है 11वीं के बाद ही कॉलेज में चले जाते थे। मैं जैन कॉलेज में गया था, तो वहाँ पर हमारे पूरे शहर में 2 प्रोफ़ेसर थे। एक राणा प्रताप और दूसरा अस्थाना साहब। तो हमारे कॉलेज में राणा प्रताप थे। वो एक बहुत ही आधुनिक नाटक के बहुत अच्छे जानकार थे। तो हम लोग को जब पता चला कि ये नाटक कर रहे हैं, तो हम लोग ज गए उनके पास, हमने कहा कि हम लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं और नाटक करना करेंगे हम। तो उनसे जुड़कर हमने कई कॉलेज के दिनों में काफ़ी नाटक किए। उसके बाद हम लोग कॉम्पिटिशन में अपने जो इंटर कॉलेजेस होते थे, यूनिवर्सिटी होते थे, वहाँ भी काफ़ी पुरस्कार हम लोगों ने प्राप्त किए। उसके बाद उन्हीं दिनों जो ऐसा हम लोगों ने महसूस किया कि ये जो नाटक होते हैं या एक दूसरे कॉलेज में अस्थाना साहब का जो नाटक है, वो एक अमेचर नाटक था, शौकिया कह सकते हैं। और जो संस्थानिक नाटक में जैसे नाटक होते हैं, उसी तरह का होता था। तो अच्छा, ये जो शहर था आरा, हम लोगों ने महसूस किया था कि जो पूरा भोजपुर का उन दिनों जो माहौल था, भोजपुर में जिस तरह से उथल-पुथल मच रही थी, विशेषकर किसान आंदोलन, वहाँ किसान आंदोलन, भूमि आंदोलन उन दिनों आरा और भोजपुर में काफ़ी वृहद था। आप कह सकते हैं वहाँ पे उन दिनों ज़मीन कब्ज़ा कर लेना और सीपीआई एमएल की जो एक लड़ाई थी उनकी जो है, गाँव-गाँव में वो लोग उनकी लड़ाई चल रही। क्योंकि वो पूरा इलाका एक फ्यूडल इलाका था। पूरा आरा का जो इलाका है, आरा, बक्सर, डुमरांव, ये सब सारा इलाके में आप देखेंगे, पूरा सामंतवाद अभी भी है, वो अभी तक उभर नहीं पाया है। तो उन दिनों बहुत प्रगाढ़ रूप में था। शहरों में जातिवाद बहुत ज़बरदस्त थी और सामंत जो लोग थे, उनका कहर भी बहुत ज़्यादा था गरीबों पर। अब विशेषकर कि दलितों पर, वंचितों पर, मजदूर किसानों पर, छोटे किसानों पर। तो इसलिए उसके प्रतिकार में जो है भोजपुर के गाँव में उसका प्रतिकार भी दिखने लगा था। तो वो धीरे-धीरे उस वक़्त की कहानियों पर भी आने लगा था। आप देखेंगे आरा से जो कहानियाँ लिखी जा रही थी, चाहे मिथिलेश्वर हों, चाहे मधुकर सिंह हो, चाहे उन दिनों रामेश्वर उपाध्याय भी थे, ये जो कहानियाँ लिखते थे, तो उसमें उसका पूरा चरित्र दिखता था। तो हम लोग के सामने ये संकट आया कि हम लोग जो कॉलेज में जो नाटक करते हैं, वो बिल्कुल एक उसके लिमिटेशन है। वो क्या कहते हैं, जो लघु एक नाटकों का एक जो दौर था, उसी की परछाई थी, थोड़ा-सा विस्तार कह सकते हैं। जो पूरा जो समय जो गुज़र रहा था, जो उथल-पुथल मच रहा था, वो उथल-पुथल इन नाटकों में, जो कॉलेज के नाटकों में नहीं था। तो हम लोगों को, हमारे साथ जो कुछ लोग जुड़े हुए थे, जो साहित्यकार भी थे, साहित्य और नाटक कहानियाँ लिखते थे, उन्हें लगा कि हमें नाटक में ऐसे प्रयोग करने की ज़रूरत है कि नाटक में उस वक़्त के यथार्थ को लाने की ज़रूरत है। जिस तरह कहानियों में पूरा वर्ग संघर्ष उभर के आ रहा है, उस वर्ग संघर्ष को लाया जाए। तो इसलिए अच्छा, वो दौर जो था अ, आपातकाल के बाद का जस्ट दौर था, है ना? और आपातकाल के दौर में भी मुझे याद है कि हम लोग किस तरह से आंदोलन से जुड़े हुए थे। उन दिनों नुक्कड़ नाटक हमने शुरू किया आरा में विशेषकर। और नुक्कड़ नाटक जगह-जगह करना अपने आप में एक बहुत ही कहिए कि बहुत प्रोग्रेसिव और क्रांतिकारी दिनों था, का कार्य था। क्योंकि वहाँ नाटक आप करते, तो आप देखेंगे कि चारों तरफ आपके कई लोग नाटक के बाद आपसे तरह-तरह की बातें पूछने लगते थे। एक तरफ जनता का समर्थन मिलता था, तो दूसरी तरफ ये होता था
कि बहुत सारे ऐसे चेहरे वो एक शक की नज़र से भी देखते थे। अर्थात वो एलआईयू के आदमी थे, वो तरह-तरह की बातें पूछते रहते थे कि आप लोग क्यों नाटक कर रहे हैं? इस तरह के नाटक क्यों कर रहे हैं? वो दौर था जब हम लोग करते थे, जनता पागल हो गई, गिरगिट, कुकड़ू कू और मधुकर सी कहानी दुश्मन को हम लोगों ने पहली बार मुसहरों के मोहल्ले में किया था। मुसहर मतलब हमारे आरा में एक नवादा मोहल्ला है, उसमें एक बहुत ही उपेक्षित मोहल्ला मुसहरों का है। तो ये कहानी उन मुसहर लोगों की थी। तो मुसहर लोगों की कहानी को जब हम लोगों ने तैयार किया, उस वक़्त जो थे अब तो जितने भी उसमें भूमिका करने वाले अभी बड़े-बड़े पत्रकार भी हैं। उस नाटक में आपके इलाहाबाद के बद्री नारायण ने भी रोल किया था और श्रीकांत एक बहुत बड़े पत्रकार, नवेंदु, सिरिल मैथ्यू, रामेश्वर उपाध्याय, जो आज के दिनों के बहुत बड़े साहित्य के हस्ती हैं। तो उन लोगों ने रोल किया और उनके मोहल्ले में जाकर किया। मतलब है कि जहाँ पर मुसहर लोग रहते थे, जहाँ उनकी बस्ती टूटी-फूटी थी, कहीं सूअर छोटे-छोटे बच्चे घूम रहे हैं, गंदा-संदा था, कहीं सूअर भी पकड़ा था। तो वहाँ पर ये पहला प्रयोग एक तरह से आरा में हम लोगों ने किया कि ये नाटक उन्हीं के बीच किया जाए। क्योंकि अब तक क्या होता था कि नाटक प्रेक्षागृह में होते थे। तो प्रेक्षागृह से हम लोग नाटक को बाहर लाए। तो ऐसा हम लोग के पास कोई कॉन्सेप्ट जी, नहीं था कि नुक्कड़ नाटक का हमने कोई बादल सरकार का थियोरेटिकली हमने जान लिया हो। हमारे तक बादल सरकार भी नहीं पहुँचे थे। न ब्रेख्त का स्ट्रीट कॉर्नर सीन आया था, न हम बहुत अच्छी तरह से रशियन आंदोलन के वक़्त के जो ट्रुप थे या चाइना में जो किसानों का आंदोलन हुआ था, सांस्कृतिक लंबा आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में सांस्कृतिक जो टीम थी, उस टीम से भी हम लोग परिचित थे। हम लोग 17, 18, 16, 17 साल के थे। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो रंगमंच है, मेरा जो रंगमंच है, शौकिया भले शुरू हुआ, लेकिन 1-2 वर्ष में ही विचार के स्तर पर एक प्रतिबद्ध रूप ले लिया था। जी। जी सर, बहुत और सर हमसे जो है अनिल रंजन दादा भौमिक जुड़ गए हैं। उनका स्वागत है। अनीता गोपेश जी आपका स्वागत है। नीलिमा मिश्रा जी आपका भी स्वागत है। नमस्कार। संजय लखाटे जी जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, सर आपका बहुत स्वागत है। और दादा ये बोल रहे हैं कि आपको वो बेंगलोर से सुन रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो दादा कि आप अभी कल तक थे, शायद आप चले गए वहाँ पे। राजेश जी अभी जो आप बता रहे थे कि जो अभी आपने चीजें बताई, तो जो नाटक था आपके का जो नाटक था वो देश से परख लगता है कि आप कहीं न कहीं उस जो जिस वर्ग की बात कर रहे हैं आप उनको जागरूकता लाने के लिए उनके बीच में भी नाटक करना चाह रहे हैं। शायद उसमें लेखन का भी कार्य, तो कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपका वहाँ नाटक करना, ये मैं जानना चाहूँगी, उनके बीच में जाकर? देखिए पहले तो मैं मिथिलेश्वर जी के संपर्क में आने के बाद कहानी से ही जुड़ा था, इसमें कोई शक नहीं। और पहली कहानी सारिका में छपी और दूसरी कहानी धर्मयुग में 2 किस्तों में छपी थी। लगभग हम लोग मनो मिथिलेश्वर जी के प्रभाव में आकर 1 दर्जन मैंने कहानियाँ लिखी और वो कहानियों को लिखने और सब प्रकाशित हुई। हिंदी के तमाम अच्छी पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुई। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा एक तो अंदर कहीं न कहीं मेरे अंदर रंगकर्म का वो था माने जी। मुझे लगा कि मैं ज़्यादा अपने आप को अभिव्यक्त थिएटर के माध्यम से ही कर पाऊँगा। और दूसरी बात ये है कि कहानी लिखने वाले बहुत हैं, कविता लिखने वाले बहुत हैं। थिएटर का जो दौर था वो बहुत कम लोग थे और थिएटर करने का मतलब नहीं है, थिएटर मतलब कि बहुत ही उसको कलात्मक ढंग से भी मजबूत करना। उसको जनता के बीच जब ले जाएँ तो कला को अक्सर क्या होता था कि उन दिनों जो नुक्कड़ नाटक
देश भर में हो रहे थे या हमारे शहर में भी दूसरे लोग जो कर रहे थे, या बाद के दिनों में आप देखेंगे कि नुक्कड़ नाटक में जो लोग राजनीतिक दल से जिनका जुड़ाव हुआ है ना, बहुत सारे देश में ये एक आंदोलन के तहत इसमें इस आंदोलन में लोग जुड़े, तो जिनका राजनीतिक दल से थोड़ा जुड़ाव हुआ या पॉलिटिकली वो लोग बहुत ज्यादा वो थे, तो उनपे एक एक दबाव भी रहता था कि आप पार्टी के इस एजेंडे को सामने लाइए, और कल कोई धरना है, कोई कोई हड़ताल है, तो उसमें आपको नाटक पेश करना है। तो होता क्या था कि बिल्कुल डिमांड और सप्लाई वाला मामला था। तो उसमें क्या होता है, हम लोगों ने देखा, विशेषकर मैंने, कि कला का स्तर बहुत कमजोर रहा है। वो लोग कहते भी थे, बड़े गर्व से कहते थे कि हमने तो 2 दिन में नाटक तैयार कर दिया। ये नाटक बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बाजार से आमलेट ले आए और फ्राई करके बना। प्रक्रिया में नाटक के तैयार करने की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है। उसमें कम से कम हम लोग जो नुक्कड़ नाटक भी तैयार करते थे, तो महीने भर लग जाता था उसको तैयार करने में। कलाकार जुटते थे, उसकी उसकी रीडिंग होती थी, किस विषय पर जी नाटक करना है, तो जी कौन सा जी विषय ज्यादा मौजू होगा, उस मौजू विषय को उठाना। क्योंकि मान लीजिए जो दौर चल रहा है, उस दौर से अलग नाटक अगर आप नुक्कड़ नाटक में आपने किया, तो ज्यादा लिंक नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग ये कहते थे कि उस वक्त की किस विषय की ज्यादा जरूरत है। अगर लगा कि उन दिनों दलितों को जलाया गया था, बहुत से गरीब किसानों को, और रमेश उपाध्याय ने एक नाटक भी लिखा था, हरिजन दहन। तो हम लोगों ने उसे वहां पर आरा में जब मंचन किया था, तो हम लोग को लगा कि एक तो शब्द जो है हरिजन शब्द अपने आप में एक संवैधानिक रूप से उचित नहीं है, तो हम लोगों ने उसको चेंज किया, उसे जंगी, उसका जो चरित्र था, जंगी को पुकार, तो समय और स्थिति के अनुसार। तो हम लोगों ने उसके स्क्रिप्ट में जरूरत महसूस होने के कारण, क्योंकि वो जो भोजपुर का जो इलाका है, वो उसमें अगर केवल नाटक में आप केवल यही दिखाएंगे कि उसमें केवल शोषण हो गया, जमींदारों का उन्होंने मार दिया और ये लोग मर गए और अपनी लड़ाई छोड़ दिया, तो ये अधूरी बात होगी। क्योंकि एक बार हुआ भी था कि हम लोगों ने एक जगह नाटक मंचन किया, उसमें दिखाया इसी तरह। तो वहां के महिलाओं ने की प्रतिक्रिया थी कि ये आप लोगों ने कैसा नाटक दिखाया कि वो लोग आके आए और हमारे क्या कहते हैं, बच्चों को, हमारे पति को डंडों से मारकर भगा दिया, खदेड़ दिया। हम लोग इतने कमजोर तो नहीं है। हम लोग तो, हमारे यहाँ किसी महिला के साथ ये लोग छेड़खानी करते हैं या दुर्व्यवहार करते हैं, तो हम लोग लड़ते हैं, प्रतिकार करते हैं। तो हम लोग को महसूस हुआ कि जो ये प्रतिरोध प्रतिकार, आप देखेंगे नाटकों में, विशेषकर यथार्थवादी नाटकों में तो अभी भी लोग परहेज करते हैं। शहरी नाटकों में वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें प्रतिकार नहीं दिखाना है, प्रतिरोध नहीं दिखाना है, ये यथार्थ नहीं है, ये कहीं ना कहीं प्रोपगंडा लगेगा। जबकि यथार्थ नहीं है। जब आप जाएंगे गांव में, और गांव में देखेंगे लोगों का, तो वहां प्रतिरोध हो रहा है। जो अगर दमन है, तो दमन का अपने अपने अंदाज से प्रतिरोध कर रहे हैं लोग। तो जब प्रतिरोध हो रहा है, तो प्रतिरोध दिखाया क्यों ना जाए। इसलिए हम लोगों ने उस वक्त जब नुक्कड़ नाटक करते थे, तो हमने इस चीज का ख्याल रखा कि इस बिंदु को भी अपने उसमें लाया जाए। और मैं आरा में 2 वर्ष के बाद मैं चला आया अपनी आगे की पढ़ाई, इंजीनियरिंग पढ़ाई के लिए भागलपुर। और वहाँ मैं 4-5 वर्ष रहा। और 4-5 वर्ष रह के हमने इस नुक्कड़ नाटक आंदोलन को एक व्यवहारिक रूप से हम लोग उसे मजबूत तो कर ही रहे थे, सैद्धांतिक रूप से भी आप देखेंगे हम लोग इसे मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे हमने इस पे कई लेख लिखे और दूसरों से भी लिखवाया। जी और हमने दो दो संकलन भी हमने इस पे निकाले।
जी। सर, अभी आप नुक्कड़ नाटक की बात कर रहे थे, तो चर्चित नुक्कड़ नाटक है जैसे जनतंत्र के मुर्गे, हमें बोलने दो, रंगा सियार, भ्रष्टाचार का अब आधार। तो ये जैसे नाम से ही परिचित करा रहा है कि ये कहीं न कहीं समाज और राजनीतिक पे प्रहार ही होगा। इसके बारे में हमें कुछ बताएँ सर। हाँ, मैंने लगभग इस दौर में मैंने बताया कि भागलपुर और उसके बाद नौकरी के सिलसिले में मैं उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहा। झांसी, ओबरा, अनपरा, अलीगढ़, शाहजहांपुर। तो यहाँ जहाँ-जहाँ गया, तो वहाँ मैंने वहाँ पर कल्चरल टीम बनाई थी। मैं अपने नौकरी के साथ-साथ इस सांस्कृतिक आंदोलन से भी लगातार जुड़ा रहा। जैसे मैंने कहा कि स्कूल दिनों से मैंने नाटक अगर शुरू की, तो मैंने कहीं ब्रेक नहीं आने दिया। दोनों को समानांतर रूप से मैंने चलाया अपने जीवन तक और अब तक चलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जैसे हमें बोलने दो नाटक है, ये उस विषय पर नाटक है जब बिहार में मिश्रा की सरकार थी और उन्होंने काला विधेयक लाया था और उस विधेयक के अनुसार ये था कि आप कुछ भी सरकार के खिलाफ अगर लिखेंगे तो न कि लिखने वाले को बल्कि पढ़ने वाला और जिसके घर पे अगर सामग्री मिल गई वो भी जेल में जाता था। ये एक बहुत ही काला विधेयक आया था, तो इसका पूरे देश भर में विरोध हुआ था। तो उसी विषय पर केंद्रित करते हुए मैंने ये हमें बोलने दो एक तरह से मुख्य रूप से पत्रकारिता के सवाल को लेते हुए ये नाटक था। ये बहुत पसंद किया गया और इसे बहुत खेला भी गया और अभी का जो हालात हैं मैं जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो तो उससे ज़्यादा संकट आज के दौर में है। उस वक़्त तो इस तरह के नाटक करने पर, लिखने पर बंदिश थी, अखबार में लिखने पर बंदिश थी। आज तो अखबार का सिनेरियो कुछ दूसरा है और अब तो सोशल मीडिया पर भी अगर आपने कुछ इस तरह की बातें लिख दी और मुझे लगता है कि शेयर भी कर दिया तो आप क्या कहते हैं सरकारी शिकंजे में आ जाएँगे। ये हमारे सारे जो नाटक हैं चाहे वो भ्रष्टाचार का चार उन दिनों जो देश में काफ़ी भ्रष्टाचार हुए थे और क्या कहते हैं लोगों के घरों में से करोड़ों-करोड़ों रुपए मिले थे, उसको मुद्दा बनाया था। मेरे सारे नाटक जो हैं वो किसी न किसी मुद्दे को लेते हुए हैं, चाहे वो अब जनतंत्र के मुर्गे हैं, ये बहुत पसंद किया गया। ये हमारे पार्लियामेंट में जो है जो पक्ष और विपक्ष जिस तरह की एक मॉक लड़ाई लड़ते हैं, है ना? हमें ऐसा लगता है कि हमारी लड़ाई बहुत विपक्षी बहुत अच्छे ढंग से उठा रहा है या पक्ष बहुत अच्छे सवाल-जवाब दे रहा है। लेकिन बाद के दिनों में देखते हैं कि वो सारे जो हमारे सवालों को वहाँ उठाते हैं, बाद में पार्लियामेंट के बाहर जो हैं, उनकी जिस तरह से मिली-भगत देखते हैं या पूरी की पूरी सरकार उनके पाले में खड़ी हो जाती है, तो वो एक जनतंत्र के मुर्गे ये एक डेमोक्रेसी में जो मॉक फाइट होती है, उसी पर एक एक व्यंग्य था। एक नाटक और था जिंदाबाद मुर्दाबाद, वो हमारे चुनाव पद्धति पर थी कि किस तरह से चुनाव के आते हमारे देश में नेता लोग आने लगते हैं, उसके पहले कोई उनका आना ज़रूरी नहीं होता है, वो आते भी नहीं है और आने के बाद किस तरह से वो सांप्रदायिक खेल खेलने लगते हैं, जातिवाद का खेल खेलने लगते हैं। ये सारे जो खेल हैं वो देखिए ये नाटक लिखा हुआ है क्या कहते हैं 80 के पास का नाटक 1980 का। लेकिन अगर हम आज देखें अगर तो मुझे लगता है कि अभी यूपी में अभी शांत देख रहे हैं 2-3 महीने तक शांत था और अब ये धीरे-धीरे सारे पैंतरेबाज़ी दिखने लगी है। पूरा वो कम्युनलिज़्म का लोगों को कैसे पोलराइज़ कर दिया जाए, लोगों को कैसे धर्म पे बाँट दिया जाए, जाति का बँटवारा सीट को लेकर जो होता है, ये सब सारे नाटक, नुक्कड़ नाटक जिंदाबाद, मुर्दाबाद में हमने दिखाया था। तो मेरे जो नाटक हैं, विशेषकर नुक्कड़ नाटक, लगभग 2 दर्जन मैंने नुक्कड़ नाटक तो उसमें एक इसमें कहने में कोई शक नहीं कि मेरे नाटक एक पॉलिटिकल नाटक हैं
लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी से मैं कभी बंधा नहीं रहा हूँ, मैं स्पष्ट कर दूं। जी, मैं जनता की राजनीति करता रहा। मैं किसी पार्टी के डिक्टेशन पर नाटक मैंने आज तक लिखा भी नहीं, ना उनके आदेश पर मैंने कोई किया। लेकिन जो हमारे अगल-बगल की जो राजनीति है, वो राजनीति अगर सत्ता की राजनीति होती है, तो हमारे किसान की राजनीति भी होती है, जनता की भी राजनीति होती है, किसान की भी है, स्त्री की भी अपनी एक राजनीति है। उनको अपने नाटक में उठाने की मैंने पूरी कोशिश की और जी, लगभग कह सकते हैं कि 95 तक 95 तक मैं लगातार नुक्कड़ नाटक मूवमेंट से जुड़ा रहा। और जब मैं शाहजहांपुर आया, तो वहाँ से मैं मंच नाटक की तरफ मुड़ गया। और चूंकि वहाँ पर एक मंच का बड़ा आधार था, लोग मंच जी, नाटक करते थे, इसलिए मैं वहाँ जाने के बाद मेरा कैनवास भी फैला और विषय भी बदलते गए। जी। सर एक प्रश्न करना चाहूँगी यहाँ पे कि अभी जैसे कि आप बता रहे थे तो आज कि उस वो समय काल था, तो आज के जो समाज को आप देख रहे हैं, अभी हम पोएट से भी प्रभावित हुए, काफ़ी चीज़ें बदली हैं नाटकों को लेकर हम बात करेंगे। तो आज के समाज को कैसे नाटकों की ज़रूरत है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जी, समय और काल तो स्थिर नहीं रहता है। जो दौर 74 के बाद का जो दौर था, आपातकाल और आपातकाल के बाद का जो दौर था, आप देखेंगे उस वक्त के दौर में ज्यादातर जो नाटक भी थे या नुक्कड़ नाटक थे, वो ज्यादातर कम्युनलिज्म पर ज्यादा रहते थे। वो वर्ग संघर्ष भी हमारा मुद्दा होता था। किसान मजदूर हमारे नाटक के सेंटर में होते थे। लेकिन 90 के बाद 90 के बाद का दौर पूरा बदलता है। 90 के पहले के देखे थिएटर में दूसरा रुख था। और 90 के बाद जो है, क्योंकि 90 के बाद भी अ, हम देख रहे हैं कि हमारे देश में मंडल आयोग भी आता है। और मंडल आयोग आने के बाद पूरे देश में उसको काटने के लिए कमंडल यात्रा भी चलती है ना। और एक पूरे देश में जो है एक सांप्रदायिकता का जाल फैलाया जाता है। और लोगों को जाति में भी बांटने की कोशिश की जाती है। स्वदेश दीपक का नाटक इस के लिए मैं रेखांकित करना चाहूंगा कोर्ट मार्शल। ये कोर्ट मार्शल वही समय है 90 के समय के दौर का, जब उन्होंने जी, सेना में जो जिस तरह से जो जातिवाद है, उस जातिवाद को उन्होंने उभारा अपने नाटक में। नहीं तो ये विषय पहले इस तरह के विषय ड्रामा में हमारा ट्रेंड नहीं रहा है। आप देखिए महाराष्ट्र में रहा है, मराठी में रंगमंच में अंबेडकर के आंदोलन का पूरा वहाँ के रंगमंच पे प्रभाव पड़ा। इसलिए वहाँ पर आप देखें दलित थिएटर प्रारंभ भी वहीं से होता है। हमारे यहाँ बहुत देर से हुआ, बल्कि 90 के बाद ही कह सकते हैं। और पूरा कहानी या नाटक का पूरा कंटेंट और फॉर्म भी बदलने लगा। आप हिंदी में देखिए कहानियों में ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन या उनकी और सारी सलाम कहानी है, उनकी आत्मकथा जूठन तो है ही। बाद के दिनों में मुर्दहिया हम देखें अगर, तो मुर्दहिया अपने आप में आत्मकथा के रूप में बहुत मशहूर आत्मकथात्मक उपन्यास हमारे बीच आया, मणिकर्णिका भी आया। ये सब जो साहित्य में जो दिख रहा था, वो नाटक में भी दिखने लगा। और नाटक में भी अ, आपको ऐसा लगेगा कि जो समाज हमारा वंचित समाज है, उत्पीड़ित समाज है, उनके क्लास को तो बहुत नाटकों में उठाया गया है। लेकिन वर्ण के आधार पर उनका जो शोषण हुआ है,
तो उस शोषण को रेखांकित पहले एक खास राजनीति के तहत और एक खास पॉलिसी के तहत नहीं उठाया गया था हमारे नाटकों में। विशेषकर थोड़ा परहेज भी किया था, आप कह सकते हैं कि लेफ्ट धारा के नाटकों में, क्योंकि गांधी की तरह वो भी नहीं मानते थे कि हमारे देश में कोई वर्ण संघर्ष ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हो। वो वर्ग संघर्ष की बात तो करते थे, लेकिन वर्ण संघर्ष उनका जो है उन पर विश्वास नहीं था। इसलिए ऐसी कहानियां हमारे यहाँ कम आई हैं। बल्कि प्रेमचंद ने लगभग 1 दर्जन उनकी महत्वपूर्ण कहानियां, जब प्रेमचंद 1930 से लेकर 36 के बीच में हम ऐसी उनकी 1 दर्जन कहानियां देखते हैं, और वो अपनी कहानियों में सवाल उठाते हैं, चाहे सदगति हो, ठाकुर को कुआं हो, या घास वाली हो, जयशंकर प्रसाद की कहानी विराम चिन्ह हो। लेकिन नाटकों में अभाव दिखता है इस तरह का। तो मैंने जी, 90 के बाद मैंने जब शाहजहांपुर में आ गया, तो मुझे लगा कि इस विषय पर भी इसको कुछ नाटक लिखने की जरूरत है। तो मैंने कुछ नाटक लिखे। बहुत ज्यादा तो जी, नहीं लिख पाया हूँ। जैसे घर वापसी हमारा एक नाटक है, जो मुख्य रूप से धर्मांतरण मूवमेंट में, जो अभी आए दिन आप देखिएगा, धर्मांतरण का सवाल हमारे जी, जी, समाज में कुछ पार्टियां जो हैं वो जानबूझकर उठाती हैं। वो कहते हैं, या लफ्ज जिहाद के माध्यम से भी उठाते हैं ये लोग। तो हमने घर जी, वापसी में एक मुद्दे को उठाया था इस नाटक में, कि घर वापसी तो हम करा लेंगे, मान लीजिए किसी दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में, लेकिन अपने धर्म में केवल धर्म परिवर्तन से ही तो काम नहीं चलेगा। आपको हमारा ऐसा स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर कोई भी आदमी बगैर जाति के तो रह ही नहीं पाएगा। उसे कोई संस्कार करने होंगे, अपने लड़के की शादी करानी होगी, बच्चे के कोई और रिचुअल्स करने होंगे मरने के बाद, तो उसमें जाति प्रमुख है हमारे यहाँ। हमने खारिज कहाँ किया जाति जी, को। तो इसलिए जी, बगैर जाति को तो अगर धर्मांतरण कराते हैं, तो उसका क्या औचित्य रहेगा। वो कल अगर लड़की की शादी करानी होगी, तो लोग पूछेंगे कि तुम्हारी जाति क्या है, तो क्या बताएगा वो। ये बिल्कुल, इस मुद्दे को, और ये भी कोई बहुत लॉजिकल नहीं है कि बिल्कुल, किसी दूसरे धर्म से अगर धर्मांतरण कराते हैं, तो हम उसका जाति जो है निम्न जाति ही दें। अगर निम्न जाति को पाना हो धर्मांतरण के बाद, तो वो भला क्यों आएगा, धर्मांतरण करेगा। वो जिस सम्मान के लिए दूसरे धर्म में गया था, वही नहीं क्यों रहेगा। तो ये जी, मैंने जी, ऐसे नाटक को, एक नाटक मैंने और लिखा था, वो मैं शाहजहांपुर में था, तो वहाँ रंगमंच में जो रंगकर्मी थे, काफी उत्साही थे और काफी विश्लेषण करने वाले थे। तो मैंने एक नाटक लिखा था, हवन कुंड, उसी क्रम में दूसरा। वो क्या कहते हैं, मंदिरों में पुजारी के अपॉइंटमेंट को लेकर था। वो एक साउथ इंडिया में एक राजन नाम का एक व्यक्ति ने 25 वर्षों तक उसने इसकी पूरी डिप्लोमा किया था संस्कार का। और जब उसका हो गया डिप्लोमा, और उसकी किसी मंदिर में, साउथ के मंदिर में अपॉइंटमेंट हो गया, तो लोग उसे घुसने नहीं दे रहे थे। वहां का जो पुरोहित है, वो बहुत सख्त नाराज हुआ उससे, बोला कि नहीं, आप तो शेड्यूल कास्ट के हो, हम इसे ग्राह्य नहीं करेंगे। तो मैंने इस विषय पर नाटक लिखा था। और ये केवल साउथ की घटना नहीं थी, ये उत्तर प्रदेश में भी जब बसपा की सरकार थी, तो उन दिनों भी ऐसा ही एक घटना घटी थी। तो मैंने उसी को केंद्रित किया था। लखनऊ जी, से एक बैच निकला था पहला पुजारी लोगों का। उसमें जो कुछ लोगों का सरकारी मंदिरों में अपॉइंटमेंट जब हुआ था, तो लोग इनकार कर दिया था करने। अभी जी, जाकर के 2002 का लिखा हुआ नाटक
अभी मुझे एक बड़ी अच्छी खबर मुझे मिली कि इस्ताली में तमिलनाडु की सरकार ने उन्होंने वहां पर कुछ जगह साउथ में कुछ मंदिरों में दलित पुजारी की अपॉइंटमेंट किया और बचावते बजावते वो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैंने जिन सवालों को नाटक में उठाया था वो मेरा कहीं ना कहीं सार्थक रहा। जी तो हमने अपने नाटक में मैं अगर मार्क्स के चीजों को रखा, वर्ग संघर्ष को रखा, तो मैंने वर्ग वर्ण संघर्ष को भी मैंने रखा। अर्थात जी मार्क्स और अंबेडकर दोनों को मैंने अपने मेरे नाटक में बिल्कुल आपको दिखेंगे। कुछ कह रही? बिल्कुल। सर मैं सर कहना चाह रही थी, अभी धर्मांतरण की बात की आपने, तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभिव्यक्ति का जो अधिकार है वो तो सबको है, चाहे वो किसी वर्ग का हो, धर्म का हो, जाति का हो। लेकिन सर यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि जो कहानीकार है या नाटककार है, जो भी लिखता है, समाज के ही आईने से वो लेकर इस स्टोरी को लिखता है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ दलित ही वर्ग ही नहीं, हम मैं समाज में वर्ण व्यवस्था के आधार पर बड़े लोगों में भी घटनाएं हो रही हैं। हम मुद्दे पे नहीं जाते सर। एक बात, प्रयागराज से एक शिक्षिका जी हैं, वो प्रश्न आपके जो हम वर्ण व्यवस्था दलित उत्पीड़न की बात कर रहे थे, उसी से प्रेरित होकर उन्होंने ये लिखा है कि शायद उनको ये महसूस हुआ होगा, शिक्षा की दशा में सुधारने के लिए क्यों नहीं प्रयास किया गया, और ये पूछ रही हैं कि ये जो बदलाव की बयार है ये कैसे चलेगी। नहीं बिल्कुल, मैं जी से सहमत नहीं हूँ। और जी शिक्षा तो बहुत मेजर मेजर पॉइंट है, इसमें कोई शक नहीं है जो है। आप देखें, अगर अंबेडकर के जीवनी को देखें, अगर जीवन को देखें अगर, तो उनका सबसे ज्यादा जोर मैं और तमाम दूसरे लोगों को, मैं दूसरे पॉलिटिकल नेताओं को या पार्टियों को मैं उन्हें देखता ही रहा हूँ। विशेषकर वाम दल भी हमारे बहुत करीब रहे हैं। लेकिन जब से मैंने अम्बेडकर को पढ़ना शुरू किया है, तो शिक्षा को लेकर, जिन सवाल को लेकर उन्होंने अभी पूछा है, तो सबसे ज्यादा आप देखें, शिक्षा पर अम्बेडकर ने जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनका तो नारा ही था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो शिक्षा पर कोई शक नहीं कि किसी भी तरह की शिक्षा पर जो है, चाहे स्त्री शिक्षा हो, चाहे पुरुष का हो, शिक्षा पर तो बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग तो सीधे किसी राजनीतिक दल से भी नहीं जुड़े हैं। शिक्षा पर ज्यादा जोर देते हुए, क्योंकि अभी बात चल रही है कि 90% सरकारी स्कूलों को क्या कहते हैं, उसका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। और बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं वो तो प्राइवेट हो ही रहे हैं। ये छोटे छोटे सरकारी स्कूल जहाँ से गरीब बच्चे पढ़ते थे, कहीं और कोई रास्ता नहीं मिलता था, तो वो भी आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा संकट मुझे ऐसा लग रहा है शिक्षा पर। इसीलिए जो है, शिक्षा पर सबसे ज्यादा बल अम्बेडकर साहब ने दी थी। और उसके भी पहले मैं इस विषय पर एक नाटक लिखने वाला हूँ, सावित्री बाई फुले पर। फूले और ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले, ये पहले क्या कहते हैं दंपति हैं, या सावित्री बाई फूले ऐसी किरदार हैं जो शिक्षा के लिए, क्योंकि इसके पहले तो आप देखेंगे हमारे समाज में चाहे स्त्री शिक्षा हो, स्त्री शिक्षा, स्त्री को और शूद्र को दोनों को बराबर श्रेणी में माना जाता था। कहते ही थे कि ये लोग पूर्व जन्म में कोई पाप किया हो और इसलिए इस जन्म में जन्म हुआ, इस तरह की बातें भी लोग करते हैं। इसलिए स्त्री शिक्षा पर बल भी नहीं दिया जाता था। तो जिस तरह से सावित्री बाई फुले ने एक तरह से जोर दिया, उसको बहुत ही गंभीरता से देखने की जरूरत है कि किन स्थितियों में जाकर उन्होंने उन्होंने पढ़ाई को लेकर जोर दिया। कि जब वो सुबह निकलती थी तो लोग उन पे कीचड़ फेंकते थे, क्या कहते हैं, फिकरा कसते थे, गालियां भी देते थे, कई बार उन पे जानलेवा हमला भी हुआ।
तो वो सावित्री बाई फुले कहीं न कहीं उसे लग रहा था कि पढ़ाई पर हमें स्त्री शिक्षा पर उनके लिए स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने बाँटा नहीं कि हम जो है अवर्ण को ही देंगे, सवर्ण को नहीं देंगे। उनके नज़र में सब लोग बराबर थे, है ना? और सबको शिक्षा देना चाह रही थीं। इसीलिए आप देखेंगे उसी की परंपरा में आके मैंने एक नाटक भी लिखा था, हिंदू कोड बिल। ये जी हाँ, अम्बेडकर साहब ने स्त्रियों की शिक्षा और प्रॉपर्टी के राइट या और भी बहुत सारे राइट हैं, उस राइट को पहली बार आप देख रहे हैं इतिहास में हमारे, तो जी वो अम्बेडकर साहब के हिंदू कोड बिल में दिखता है, नहीं तो जी उससे पहले क्या कहते हैं कि न प्रॉपर्टी में राइट था, न पुनः विवाह का राइट था और जी क्या कहते हैं, किसी तरह का अधिकार नहीं था। ये जी बड़ी सर। मुश्किल। जी जी सर, हम लोग शिक्षा पे बात कर रहे हैं। नीलिमा जी का प्रश्न है, अभी लिख के स्क्रीन पे डाल दिया है कि मैं नाटक की बात कर रही हूँ कि उसके माध्यम से जागृति लाने के लिए क्या किया, ये बोल रही देखिए नाटक के माध्यम से जागृति तभी लाया जाएगा कि जब हम उसको विषय बनाएँ, शिक्षा को विषय बनाएँ। जैसे ऐसा नहीं है, पहले भी लोगों ने राजा का बाजा नाटक शिक्षा पद्धति पर ही नाटक है, जो जननाट्य मंच 1985-86 में नाटक किया इन्होंने और भी कई नाटक इस पे लिखे गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा के प्रसार के लिए नाटक हमारा सबसे एक जोरदार माध्यम है और सरकार को करना भी चाहिए क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि जितना जितना आप देखिएगा पैसा सरकारी विभाग का वो दूसरे-दूसरे सवालों पर किया जा रहा है। जैसे अभी कोरोना के मुद्दे पे भी दे रहे हैं, रेलवे अपने विभाग के प्रचार के लिए देता है, कोई मलेरिया के लिए देता है, कोई डेंगू के लिए देता है। तो ये सब जो सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट्स जो आते हैं या एनजीओ को जो दिए जाते हैं तो ये एक बहुत फौरी कार्यक्रम होते हैं वो छोटे-छोटे नाटक जो हैं। शिक्षा पर अगर कॉन्संट्रेट करके नाटक खेले जाएँ छोटे-छोटे नाटक, उनको हर स्कूल में किया जाए और लेकिन ये है कि उसको प्रचारवादी से बचना होगा, है ना? उस नाटक में ऐसा ना हो कि शिक्षा के बहाने हम एक खास तरह की शिक्षा पर हम ज़्यादा जोर देने लग जाएँ। हमें अभी मूलभूत लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे देश के इतिहास को जानें, संविधान को जानें। संविधान जब जानेंगे तो अपने अधिकार को जानेंगे, अपने फंडामेंटल राइट्स को जानें। अगर कोई नाटक के प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा इन सबको लोगों तक ले जाए, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है जो स्कूल काम करेगा वो कार्य ये नुक्कड़ नाटक या मंच भी कर सकता है। केवल नुक्कड़ नाटक नहीं कह रहा हूँ मैं, नुक्कड़ नाटक के कई रूप बदल गए हैं। हम चाहें तो उसे गाने के द्वारा भी ले जा सकते हैं। लेकिन शिक्षा हमारा विषय तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षा पर तो हमें जोर देना ही होगा क्योंकि आने वाले दिनों में शिक्षा पर कुठाराघात होने वाला है। आप देख रहे हैं कि जब हमारे हाथ से चला जाएगा पहले जहाँ पर किसी भी गरीब के लिए पहले मध्यवर्गीय लोग बहुत निम्न मध्यवर्गीय लोग बहुत इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लिया करते थे। मेडिकल में बहुत देखेंगे। लेकिन आज इतना आसान नहीं है मेडिकल की पढ़ाई करना या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना क्योंकि लाखों रुपए उसके फीस हो रहे हैं। तो आने वाले दिनों में अगर ये छोटे-छोटे जो स्कूल हैं, वो अगर सरकार के हाथ से निकल कर प्राइवेट के हाथ में चला जाएगा, तो फिर कामगार लोग कैसे पढ़ पाएँगे? कामगार के बच्चे हो गए, उनके लड़के-लड़कियाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें शिक्षा पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर नाटक के द्वारा भी देना हो, तो इसमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये है, मैं थी। इससे इनकार नहीं करता हूँ। बिल्कुल। सर, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि जैसा कि हमने व्यावहारिक रूप में समाज में भी देखा है, लोग आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, देखा है। मुझे लगता है शिक्षा की अभी जो बात कर रहे थे नाटकों के प्रचार का एक माध्यम उनको आईना दिखाने का, वो भी एक सही है।
उसके साथ मुझे जो महसूस हो रहा है, जिस उत्पीड़न वर्ग की बात की आप, जागरूकता की बहुत ज़रूरत है सर। क्योंकि हुँ, अगर 10 में मान लीजिए दलित वर्ग का 10 व्यक्ति है, उसमें से एक ही जागरूक है। अब वो हुँ, एक जागरूक है तो वो दूसरे तरीके की स्ट्रेटजी अपना रहा है, वो 9 को शिक्षा नहीं दे रहा है, वो चाहता है कि वो वहीं पे रहे। अगर वो कुछ होशियार बन गया है शिक्षा ग्रहण करके, तो वो दूसरे तरीके का काम करता है और उनको आगे भी। तो मुझे लग रहा है कि इस स्तर पे भी सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लोग कहते हैं कि दलित शिक्षा कमजोर है, सरकार आरक्षण की बात करती है, या हम नाटक वाले नाटकों का जो प्रदर्शन करते हैं उसमें हाँ, हम सीख दें तो उनको जोड़े, उनको जागरूक करें। क्योंकि ये हुँ, बहुत जरूरी है। जो मुझे दिख रहा है वो आना नहीं चाहते सर। वो हुँ, आप जिस शिक्षा की तरफ बता रहे हैं, जिस नाटक को दिखाने की बात कर रहे हैं, बहुत कम वर्ग जुड़ पाते हैं, नहीं जुड़ पाते हैं। घूम मिल के वही 4-5 की वही संख्या है जो हमको बहुतायत संख्या बनानी है। अगर आप एक आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, उनको एक बराबर के स्तर पे लाना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको उसी स्तर पे मेहनत भी करनी होगी, शिक्षा भी। और जो और भी बहुत सारी जो अभिव्यक्ति है नाटकों के माध्यम से अगर करना चाहें, तो उसके लिए सर संघर्ष तो करना पड़ेगा ना, जागरूक तो होना हाँ, पड़ेगा। हाँ, जी, हाँ, हाँ, बिल्कुल। होता क्या है ना जी, कि जैसे सरकार सरकार कुछ-कुछ लुभावने नारे के द्वारा भी आकर्षित करने की कोशिश करती है। जैसे स्कूल में मिड डे की योजना है, वो सरकार की एक योजना है ताकि जो लोग इसी बहाने खाने के बहाने लोग आएँ और जी, हो सकता है ये हम कह रहे हैं कि बिल्कुल ये योजना 100% सफल ही हो, हम इस पे हम जी, विश्वास नहीं करते। लेकिन अगर देखें अगर 100 लोग आते हैं किसी स्कूल में खाना खाने के बहाने और उसमें से अगर 20-25 भी पढ़ लेते हैं, तो आप देखिएगा कि धीरे-धीरे ये इनकी संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि आंकड़ा आप देखें अगर 100 साल पहले का अगर देखें कि 100 साल पहले जी, ये वंचित समाज जो है जी, ये कितने पढ़े-लिखे लोग थे। और ये अब जो है आज़ादी के बाद जब उनको एक राइट मिला और सुविधाएँ भी मिली, तो आप देखेंगे कि कुछ-कुछ लोग आने लगे हैं। प्रतिशत उसका कम है, इसमें हम जी, कोई जी, अब जैसे अभी देखिए अमेरिका में देखिए, अमेरिका में जो जो निग्रो का हाल था, ब्लैक लोग अश्वेत लोग जो थे, पहले उनकी वो स्थिति नहीं थी। लेकिन अब वहाँ धीरे-धीरे शिक्षा मिलने के बाद और केवल शिक्षा मिलने के बाद वो केवल टेक्नोक्रेट ही नहीं हुए हैं, वो आज उसका हमें साहित्य में भी दिखता है। आज हॉलीवुड की फ़िल्मों में उनका एक अपना स्पेस है। अमेरिका में तो ब्लैक थिएटर है। कोई सोच सकता है कि श्वेतों ने अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए उन्होंने अपने अपने तरह का रंगमंच एक उन्होंने क्रिएट किया, जिसको ब्लैक थिएटर कहते हैं और जो पहले उपेक्षित था उनका जीवन। तो आज वो सिनेमा में भी बड़े-बड़े विल स्मिथ और बड़े-बड़े एक्टर्स जो हैं ब्लैक लोगों को हम अपने सामने देखते हैं। उसकी तुलना में आप देखें हिंदी फ़िल्मों में अभी स्पेस कम मिला है। कुछ अभी तमिल फ़िल्मों में इधर के हाल में इनके लिए कुछ ऐसा स्पेस दिखने लगा है। जैसे अभी पिछले दिनों धनुष की फ़िल्में कर्णन या अभी नेशनल अवार्ड की फ़िल्म जो थी असुरन, ये दो दोनों फ़िल्में से लग रहा है कि साउथ में जो एक जो लोग अशिक्षित थे अब तक जो लोग कला में जिनका बहुत ज़्यादा भागीदारी नहीं थी, अब वो कला में भी भागीदारी है। अब वो सब इसलिए हुआ है कि शिक्षा के कारण। तो अभी प्रतिशत भले कम है, लेकिन अब इसको कैसे बढ़ाया जाए, ये केवल रंगकर्मी ही नहीं, राजनीतिक लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है कि अगर हमने जितनी सुविधाएँ दी और उससे हमारा रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आया, तो कैसे और ज़ोर लगाएँ कि लोग शिक्षा में ज़्यादा शिक्षा जानेंगे तभी अपने अधिकारों को जान पाएँगे। तभी जुडिशरी अभी भी देखेंगे जुडिशरी वगैरह में या थिएटर में, रंगकर में अभी भी निचले तबके अभिवंचित लोगों की संख्या बहुत कम है। पत्रकारिता में भी आप देखिए 2% 1%
जबकि उनकी कुल तादाद जैसा बताते हैं लोग कि 21% के सब है, टोटल 85% है, लेकिन आप पत्रकारिता में 2-3% ही दिखते हैं। या जुडिशरी में, अगर जुडिशरी में ज्यादा से ज्यादा इनके समुदाय के लोग भी आएंगे तो लोग अपने अधिकार को जान पाएंगे कि हम इतने वर्ष से अगर किसी जमीन पर रह रहे हैं तो हमारा क्या राइट बनता है, या हम पे गलत गलत धाराएं लागू कर दी जाती हैं छोटे छोटे जी। पर। हम अपने उन धाराओं को समझ सकेंगे, और हो सकता है कि इनके बीच में बहुत सारे अधिवक्ता तैयार हो जाएंगे तो इनकी लड़ाई लड़ सकेंगे। ये वो तभी हो पाएगा जब बिल्कुल। शिक्षा होगा। हाँ, शिक्षा बिल्कुल भी। सर, वही अभी आपने बड़ी सुंदर बात कही कि जागरूकता, स्वयं में जागरूकता सर, सरकार कर रही है, समाज क्या कर रहा है, व्यक्ति क्या कर रहा है, तो हम तो पहले स्वयं को जागरूक होना होगा, और उसके बाद सर मुझे हाँ लगता है कि आपको मेहनत भी करनी होगी, पढ़ना होगा सर, और नहीं कोई हाँ बनाकर हाँ डालेगा, पढ़ना होगा, है ना सर। तो सर हाँ हाँ चूंकि समय भी हमारा अंतिम चरण में हम हाँ आ चुके हैं, हाँ क्योंकि हिंदी हाँ हाँ पखवाड़ा चल रहा है, आपने हिंदी में बहुत सारे कहानियां लिखी हैं, और हाँ हाँ बहुत चीजों का मतलब लेख भी आपके हैं, और नाटक भी लिखे हैं, आपने नाटक किए भी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हाँ। जो ये प्रश्न करना आपसे चाह रही हूँ कि वर्तमान जो हिंदी रंगमंच की क्या स्थिति है, कैसे देखते हैं आप? हिंदी रंगमंच अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अभी मैं जब यहाँ के दिल्ली के रंगकर्मियों से जब हमारी बात हो रही है, तो कोरोना के काल में तो कोरोना के कारण कुछ बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। वो कहते हैं कि जो दिल्ली में अगर हम नाटक करना चाहें तो कहाँ करें। अब ये इनके सामने स्पेस ही नहीं है। ये स्पेस का सवाल केवल वही नहीं है, विशेषकर महानगरों की बात कर रहे हैं, लखनऊ में या दिल्ली में, भोपाल में। अभी अगर देखें तो सरकार ने इतने वर्षों कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ दिल्ली में आज स्थिति यह है कि श्रीराम सेंटर 70,000 6 घंटे के लिए मिलता है, कमानी 1 लाख से ऊपर रेट है, और एनएसडी जो है अपने ऑडिटोरियम दूसरे को देता नहीं है। तो आखिर कोई अगर नाटक कोई करना चाहेगा तो कैसे करेगा। तो इसलिए अब आप देखिएगा अल्टरनेट रास्ता निकल रहा है। जैसे आपातकाल के बाद एक नुक्कड़, एक अल्टरनेट रास्ता था अपनी बात, अपनी राजनीतिक बातों को कहने के लिए। अब महानगरों में हो सकता है कि आपके छोटे शहरों में या इलाहाबाद जैसे बड़े शहरों में भी ये रास्ता निकल के जाए। यहाँ पर 1 दर्जन से ज्यादा छोटे छोटे स्टूडियो थिएटर बन गए हैं, बनाए हैं लोगों ने। और अब जो है बड़े बड़े हॉलों में आप इधर देखिए, उत्तर प्रदेश में नाटक होने लगे हैं। दिल्ली में अक्षरा में नाटक हो रहे हैं, लेकिन श्री राम सेंटर, कमानी, एलटीजी वगैरह में पिछले 1 महीने से कोई नाटक नहीं हुए हैं जानवी। शायद उसका कारण ये हो कि उसके इतना किराया ज्यादा है, उस पे बंदिश इतनी है कि 50% पर परमिशन पे खोलेंगे। इसलिए सरकार जो है, सरकार कभी नहीं चाहेगी कि थिएटर, हिंदी रंगमंच जो है उसके द्वारा विशेषकर जो प्रगतिशील नाटक या जागरूकता वाले नाटक ज्यादा उसके आंदोलन में वृद्धि हो। हाँ, ग्रांट व्रांट देकर लुभाने की कोशिश करेगी। तो लबे लुबाब ये है कि हमें किसी के भरोसे रहने के अपेक्षा अपना रास्ता खुद निकालना होगा, और लोग निकाल रहे हैं। जो लोगों ने अपने अपने घरों में स्टूडियो थिएटर बना दिया, और वहीं पर 2 शो, एक दिन में 2 शो कर रहे हैं, वहीं विचार गोष्ठी कर रहे हैं, और खूब हो रहे हैं। मैं इधर लगातार में दिल्ली में मुझे जाने का मौका मिला, तो लोग वहां पर बहुत ही अच्छे और कलात्मक ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। लखनऊ में भी हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बड़े बड़े ऑडिटोरियम के बजाय अब छोटे छोटे ऑडिटोरियम में जाकर ही हम अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। जी सर। सर मेरा अब ये अंतिम प्रश्न है आपसे कि जो नए बच्चे, नवांकुर बच्चे थिएटर से जुड़ रहे हैं, उनसे
देना चाहेंगे? मैं जितने भी नए साथी हैं, जो नया थिएटर कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि वो केवल थिएटर को थिएटर करना एक तकनीकी माध्यम ना समझे। थिएटर रंगमंच करना कहीं न कहीं अपनी अभिव्यक्ति का एक रास्ता है और अभिव्यक्ति कुछ भी नहीं हो सकता कि हम कुछ भी कह दें, अभिव्यक्त कर दें। हम कोई अगर नाटक करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि विचार और विषय को लेकर बहुत संजीदा भी होने की ज़रूरत है कि हम कैसा नाटक कर रहे हैं और आज के हालात में कौन से नाटक ज़्यादा लोगों तक छू सके। ये देखिए ये अभी इतने दिनों से, इतने महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आप अगर देखें तो हिंदी में इधर कोई किसान की समस्या को लेकर किसानी पर कोई नाटक, बड़ा नाटक हमें हमारे सामने नहीं दिख रहा है। लोग नाटक करने के नाम पर वही पहले के नाटक कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल जिन सवालों से हम जूझ रहे हैं, किसान जिससे लड़ रहे हैं, सांप्रदायिकता के मुद्दे पे जो लड़ाई है, मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से जुड़ना होगा। इन सब समस्याओं से काट कर नया रंगकर्म कोई तैयार नहीं की जा सकती। इनसे जूझना होगा और अभिव्यक्ति के नए रास्ते तलाशने होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे पहले से जो अभिव्यक्ति के फ्रेम हैं, उन्हीं फ्रेम में करें। नए-नए आज ये किसी लेखक को अभिव्यक्ति के लिए कोई मोहताज नहीं है। कवि कवि मोहताज नहीं, उनके सामने समस्या भी नहीं है। वो अपनी पत्रिकाओं में भी भेज रहा है और कविताएं सुना भी रहा है, मंच भी उनको बहुत बहुत है। थिएटर के सामने बहुत बड़ा संकट है, तो उस संकट को के नए तलाशने होंगे। बहुत महंगे रंगमंच के बदले सस्ता रंगमंच तलाशना होगा। जनता का रंगमंच कैसा होगा, उनका थिएटर, जनता का थिएटर कैसा होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नुक्कड़ पे ही करें, नुक्कड़ भी एक रास्ता है और साथ ही साथ अगर मंच पर कर रहे हैं, तो हम एक एक नया विकल्प, बड़े-बड़े हॉल का एक नया विकल्प भी हम लोग खड़ा कर सकते हैं। जैसे कभी ग्रोटोवस्की ने पुअर थिएटर के माध्यम से उन्होंने किया या बादल सरकार ने किया था, तो नए संदर्भ में नया ग्रोटोवस्की और नया बादल सरकार को ढूँढने की ज़रूरत है, नए कथ्य के साथ। जी, बिल्कुल सर। और सर अब चूँकि हमारा समय भी समाप्त हो रहा है और आप हाँ, मेरे इस निवेदन पे, मेरे इस मंच पे आए, आपका सर बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो आज दर्शक जुड़े थे और जुड़े देखेंगे, जो नहीं देख पाए हैं, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे कार्यक्रम में जुड़ते रहिए और हमारा और हमारे जो मेहमान हैं, उनका मनोबल बढ़ाते रहिए। ज़रूर, सभी ज़रूर। का जो है पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे। धन्यवाद। थैंक यू सर।